डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 के ज्योग्राफी को सॉल्व करेंगे जो आप लोगों को फरवरी मंथ में दी गई है। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। चूज करना है, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, तो इसका इंग्लिश में भी आप लोगों को आंसर मैं दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1.1, द लेयर ऑफ एटमोस्फियर इन विच डेली वेदर चेंज टेक प्लेस इज। तो इसका सही आंसर होगा नंबर डी, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर एटमोस्फियर का एक ऐसा लेयर है जिसमें वेदर चेंजिंग जो होता है ये रोनमा होती है। ओके, 1.2, द विंड दैट इज नॉन एज स्नो ईटर इज, वह हवा जिसको हम लोग स्नो ईटर कहते हैं, यानी बर्फ को खाने वाले हवा। तो ये क्या है, नंबर सी होगा, चिनूक। ओके, 1.3, द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट लाइज बिटवीन, आंसर हो जाएगा बी नंबर, 25 डिग्री एंड 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पैरेलल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2.1 देखिए, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू राइट टी एंड इफ फॉल्स राइट एफ। 2.1.1, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन स्पेसिफिक वॉल्यूम फॉर एयर इज नॉन एज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, ये होगा फॉल्स। 2.1.2, westerlies blow without any obstruction in the southern hemisphere due to the vast extension of landmass, ये भी फॉल्स होगा। 2.1.3, sea breeze blow during the day, तो ये बिल्कुल ट्रू होगा। इसके बाद देखिए 2.2, आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स। 2.2.1, which imaginary line connects the places having equal temperatures on a map। तो बोल रहा है कि एक मैप में कौन वो लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जो दो इक्वल टेम्परेचर वाले प्लेस को जोड़ता है। कौन है, जवाब देखिए, वह लकीर जिसके जी नक्शे पर एक ही दर्जात वाले मकामात आपस में जुड़े रहते हैं, इसे आइसोथर्म कहा जाता है। आंसर इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप लोग, द लाइन बाय विच द सेम वार्मिंग प्लेसेस आर कनेक्टेड ऑन द मैप इज कॉल्ड आइसोथर्म। ओके, इसका आंसर आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2.2 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द एयर प्रेशर। एयर प्रेशर को जो यूज करने वाला इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या है। तो ये हम लोग जानते हैं, इसका आंसर बैरोमीटर होगा। तो जवाब आप लोग कुछ इस तरह लिखेंगे, हवा के दबाव की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाला आला बैरोमीटर है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एयर प्रेशर इज बैरोमीटर। इंग्लिश में इसका आंसर आप लोग देख लिए। 3 का आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। 1 नंबर देखिए, व्हाई इज फॉग नॉट कंसिडर्ड एज प्रेसिपिटेशन। फॉग को हम लोग प्रेसिपिटेशन क्यों नहीं कहेंगे। ओके, ये 2 नंबर के लिए है, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। जवाब आप लोग कुछ इस तरह से दे सकते हैं, एक वरण में पानी के बुखारात ऊपर की तरफ उठते हुए हवा में ज्यादा ठंडक की वजह से गाढ़े हो जाते हैं और पानी के जरात या बर्फ के जरात में बदल जाते हैं और भारी हो जाते हैं, लेकिन धुंध किसी भी किस्म की ऊपर की हवा की वजह से नहीं होती। आमतौर पर जब सर्दियों की रात में सतह की हरारत यानी सतह जमीन की हरारत फैलती है और ठंड हो जाती है, तो सतह से मुल्हका हवा भी ठंड हो जाती है। जब हवा का दर्जात उसके नुक्ता पर पहुंच जाती है, तो पानी के बुखारात गाढ़ा होकर तैरती धूल से मुल्हक जमीन पर तैरते हैं। तो ये वरण नहीं है, क्योंकि धुंध ऊपर से नहीं बरसती है। ठीक है, यहाँ पे वरण से मुराद जो है प्रेसिपिटेशन, जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में आप लोग आंसर दे सकते हैं इसका। यहाँ पे देखिए, इसका इंग्लिश में आंसर, इन अ प्रेसिपिटेशन द वाटर वेपर राइजिंग अपवर्ड एयर कंडेंस ड्यू टू एक्सेसिव कूलिंग एंड टर्न्स इनटू वाटर पार्टिकल्स और स्नो पार्टिकल्स एंड बिकम्स हेवियर, बट फॉग इज नॉट caused by any kind of upward wind. Usually when the surface heat radiates and cools down on a winter night, the air adjacent to the surface also cools down. When the temperature of the air reaches the dew point, the water vapor condenses and flows to the ground adjacent to the floating dust. So it is not precipitation because the fog does not precipitate from above. Okay, तो इसका आंसर हम लोग देख लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, मेंशन टू कंसिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के दो हम लोग का कॉन्सिक्वेंस यानी असरात बताना है। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं।
ग्लोबल वार्मिंग के असरात है। 1 नंबर देखिए मौसमियाती तब्दीली, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी के लिए ठंडे मौसम में गर्मा के माहौल की तरक्की, मौसमी बेकायदगियों और ताख़ीर में इजाफा, तूफानों की तादाद और शिद्दत में इजाफा और खुश साले के ख्वाब। ओके, इसके बाद 2 नंबर इसका जो असरात हैं, ग्लेशियर का हद से ज़्यादा पिघलना। ग्लोबल वार्मिंग के दुनिया के मुख्तलिफ ग्लेशियर बिशमोल मतलब जिसमें शामिल है अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में मुतअद्दिद ग्लेशियर जाद देवी हिकल बर्फ की चादर पिघलने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सुखड़ रही है, यानी उनका हजम कम हो रहा है। हिमालय में गंगोत्री, जमुनात्री वगैरह जैसे ग्लेशियर ये पिघल रहे हैं अभी हद से ज़्यादा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर, 1 नंबर देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट ऑफ कूल समर एनवायरनमेंट फॉर मैक्सिमम वार्मिंग, इंक्रीजिंग सीजनल इनइक्वालिटीज एंड डिलेज, इंक्रीजिंग द नंबर एंड इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन्स एंड ड्राउट आउटब्रेक ड्रीम्स। 2 नंबर एक्सेसिव मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, वेरियस ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग numerous glaciers and giant ice sheets in Antarctica and Greenland are gradually shrinking due to melting. That is, their volume is decreasing. Glacier like Gangotri, Jamnotri, etc. in the Himalayas. ये भी एग्जाम्पल है पिघलने का। ओके, तो ये आंसर हम लोग का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज एल्टीट्यूड ऑफ ए प्लेस इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ दैट रीजन। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। सूरज से निकलने वाली तापकारी से गर्मी की तवानाई माहौल के जरिए आती है, लेकिन बराह माहौल को गर्म नहीं कर पाती, बल्कि पहले ठोस सतह को गर्म करती है। बाद में गर्म हवा जमीन की सतह के साथ राब्ते में आती है, तो सतह से मुल्लक हवा की तह गर्म हो जाती है और गर्मी आहिस्ते आहिस्ते ऊपर हवा की तह में मुंतकिल होती है। मिसाल, बुलंदी की वजह से खतेस्तवा के साथ तकरीबन वाक़ा होने के बावजूद कन्हैया में कलिमांजारो पहाड़ सारा साल बर्फ से ढका रहता है। यही वजह है कि दार्जिलिंग सिलीगुड़ी से कम और शिमला दिल्ली से साल भर कम है। ये दर्जा यहाँ पे कम होगा। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में आप लोग आंसर देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पढ़ूंगा नहीं, आप लोग यहाँ पे खुद से देख लीजिए, टाइम बहुत लग जाएंगे, इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 5 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली विथ सुइटेबल डायग्राम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर बेस्ड ऑन वेरिएशन इन टेम्परेचर। कुछ इस तरह इसका जवाब लिखेंगे। ट्रोपोस्फियर 1 नंबर, इसमें देखिए इसका जो पहला पॉइंट है, सतह से 18 किलोमीटर तक हवा की ऊपरी तह को ट्रोपोस्फियर कहते हैं। कुतबी खत्ते में इसकी ऊंचाई तकरीबन 4 किलोमीटर है। हम माहौल की इस तह में रहते हैं, हम लोग इसी तह। इसके बाद देखिए 2 नंबर, स्ट्रेटोस्फीयर। 1 नंबर है, ट्रोपोस्फियर से 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हवा की तह को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। यानी ट्रोपोस्फियर जहाँ पे खत्म होते हैं 18 किलोमीटर तक, तो 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक की दूरी को जो तह पाई जाती है उसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। 2 नंबर पॉइंट है, कुदरती मज़ाहिर जैसे तूफान, बारिश, गरज और चमक वगैरह यहाँ रुनुमा नहीं होते, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में धूल, बादल वगैरह में होते हैं। 3 नंबर पॉइंट है, तेज रफ्तार जेट तैयारे तूफान से बचने के लिए जेट स्ट्रेटोस्फीयर के जरिए प्रवास करते हैं, क्योंकि हवाएं, बादल, तूफान और गरज चमक के साथ स्ट्रेटोस्फीयर में नजर नहीं आते हैं। सतह से 50 से 55 किलोमीटर पर स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर के दरमियान की हद को स्ट्रोपाउस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए 3 नंबर पॉइंट है हम लोग का मेसोस्फीयर। 1 नंबर, सतह जमीन से तकरीबन 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक दर्जाहत में कमी वाक़ा होने वाले स्ट्रेटोस्फीयर की ऊपरी तह का वह हिस्सा मेसोस्फीयर कहलाता है। नंबर 2, इस सतह पर हवा का दर्जाहत सबसे कम है, तकरीबन -93 डिग्री सेल्सियस। 3 नंबर, खिला से जमीन की तरफ आने वाले अल्कास इस तह में आकर जलकर राख हो जाते हैं। इसके बाद देखिए 4 नंबर पॉइंट हम लोग का स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर की हदूद स्ट्रेटोस्फीयर के आखिर में मेसोपाउस कहलाते हैं। 4 नंबर हम लोग का, इस सतह पर मेसोपाउस के बाद 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयनाइज होती है। इलेक्ट्रॉन या आयनों की मौजूदगी की वजह से इस तह को आयनोस्फीयर कहा जाता है। इस सतह पर कुतबी रोशनी नजर आती है, चूँकि इस तह में मौजूद अनासिर आयनाइज
हालत में होते हैं, इसलिए जमीन की सतह पर पैदा होने वाली रेडियल लहरें इस आयनोस्फीयर में मुजाहमत करती है और जमीन की तरफ लौट जाती है। इस तरह जमीन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक रेडियल कनेक्शन की हिफाजत होती है। इसके बाद देखिए 5वां नंबर है एक्सोस्फीयर। आयनोस्फीयर के ऊपर 600 से 1500 किलोमीटर तक फैली हुई रोशनी की एक हल्की तह को बैरूनी माहौल या एक्सोस्फीयर कहा जाता है। इस सतह पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस गालिब है, यानी सबसे ज्यादा यही दोनों गैस पाई जाती है। दोनों में पॉइंट है, या हवा के तमाम अनासिर आयनाइज है। 3 नंबर पॉइंट होगा हम लोग का आहिस्ता आहिस्ता खला में जम हो गई है। नंबर 6 मैग्नेटिसी कुर्रा, यानी जिसको हम लोग मैग्नेटोस्फीयर कहेंगे। बैरून उस कुर्रा के 1500 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ तकरीबन हवा के बगैर खत्ता को मैग्नेटोस्फीयर या मैग्नोस्फीयर कहते हैं। इस सतह पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का एक मैग्नेटिक मैदान है जो माहौल को तकसीम करता है। तो ये हम लोग का उर्दू में जो हम लोग क्वेश्चन था, ये इसका आंसर हम लोग जवाब मिल गया हमको। इसके बाद देखिए इसका आंसर हम लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में इसका आंसर देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बताने से बहुत लेट हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में आंसर देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग लाइन बाय लाइन देख लीजिए, आगे भी इसका आंसर है। आप लोगों को परेशानी ना हो इसलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी इसका आंसर कर जाऊं। यहाँ पे आप लोग ठीक से देख लीजिए और अपने कॉपी में इसको उतार सकते हैं आप। इसका आंसर और भी है, यहाँ पे देखिए 3 नंबर मैसेज फिर तक लास्ट है। यहाँ पे देखिए इसका इंग्लिश में आंसर। चार नंबर है आयनोस्फीयर, 5 नंबर है एक्सोस्फीयर, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट वाइज। मैग्नेटोस्फीयर लास्ट में दिया हुआ है। यहाँ तक हम लोग आंसर कंप्लीट। तो यहाँ पे हम लोगों ने मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 के ज्योग्राफी को सॉल्व किए। इस तरह का कोई अगर एक्टिविटी टास्क चाहिए आप लोगों को तो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू।